नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर कानपुर से अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज लेकर आई हूँ दिन शुक्रवार अपना कार्यक्रम कह कहानी हरप्रीत कौर ज़ुबानी का अगला भाग। कह कहानी हरप्रीत कौर ज़ुबानी। आज इस कार्यक्रम में कहानी का शीर्षक है एक अनोखा रिश्ता। चलिए सुनते हैं फिर कहानी। नहीं पापा जी नहीं, आपने गलत चाल चली है। ये तो चीटिंग है। गुलाम घोड़े की चाल नहीं चल सकता। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जबकि पापा जी अपनी चाल पर अड़े हुए थे। वे मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या हो गया बेटा, चाल तो चाल है, घोड़ा चले या गुलाम। दूर खड़े प्रवीण अंकल पास आते हुए बोले, सही बात है अनुराग, अब लाडली को हराना है तो कुछ खटखंडे तो अपनाने ही होंगे, वरना वह कहाँ जीतने देगी आपको। आप दोनों झगड़ते खूब हो, पर जानता हूँ मैं, आप प्यार भी उसे बहुत करते हो। क्या करूँ प्रवीण, एक यही तो है जो बिल्कुल मेरे जैसी है। मुझे समझाती भी है और मेरे साथ मस्ती भी कर लेती है, वरना आज के बच्चों के पास बुज़ुर्गों के लिए समय ही कहाँ है। यह लीजिए पापा जी, शे बचाइए अपना राजा। मैं खुशी से तालियां बजाती हुई बोली। फिर सहसा ख्याल आया कि पापा जी और प्रवीण अंकल को चाय देने का समय हो गया है। पापा जी चाय बना लाती हूँ, मैं उठती हुई बोली तो पापा जी प्रवीण अंकल से मेरी तारीफ़ करने लगे। वाकई मैं और पापा जी बिल्कुल एक से हैं। हमारी पसंद नापसंद, हमारी सोच या कहिए पूरा व्यक्तित्व ही एक सा है। पापा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जहाँ उनके साथ मस्ती करती हूँ, तरह तरह के गेम्स खेलती हूँ, तो वही गंभीर विषयों पर भी चर्चा करती हूँ। वे मुझे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, मेरी केयर करते हैं। वैसे बता दूँ, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं और ना ही उन्होंने मुझे गोद लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो मेरे पापा कैसे हुए। दरअसल पापा जी मैं अपने ससुर जी को कहती हूँ, वे भी मुझे बेटी से कम नहीं समझते। बहू और ससुर का हमारा रिश्ता बाप बेटी के रिश्ते सा मधुर और खूबसूरत है। मैं जब इस घर में ब्याह कर आई थी तो असमंजस में थी कि इस नए घर में एडजस्ट कैसे कर पाऊँगी। तब जेठ जिठानी ऊपर के फ्लोर पर रहते थे और देवर व सास ससुर हमारे साथ थे। जेठ जिठानी कुछ माह बाद ही दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। सासू माँ का स्वभाव थोड़ा अलग था। वे अपने रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों, पूजा पाठ वगैरह में ही लगी रहती। पति और बच्चों के लिए वक्त नहीं था उनके पास। देवर पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहते, तो मेरे पति यानी कृणाल ऑफिस के कामों में ओवर बिजी थे। मेरे पति स्वभाव से अपनी माँ की तरह ही रूखे थे। रह गए मैं और पापा जी। पापा जी रिटायर हो चुके थे। सासू माँ के विपरीत पूजा पाठ और पोगापंथी में उनका ज़रा भी विश्वास नहीं था। वे अपना समय पढ़ने लिखने और हल्का फुल्का मनोरंजन करने में बिताते। मैं तब बीए पास थी। पापा जी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं प्राइवेट एमए की परीक्षा दूं। घर में इस बात को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। सासू माँ ने भुनभुनाते हुए कहा था, क्या करेगी पढ़ाई करके, आखिर घर ही तो संभालना है। मेरे पति ने भी टोका था, कुसुम तुम ग्रेजुएट हो, यही काफ़ी है मेरे लिए, बेकार झंझट क्यों पाल रही हो। मगर पापा जी मुझे पढ़ाकर आगे बढ़ाने को कृत संकल्प थे। वे मानते थे कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनके प्रयत्न से मैंने एमए पास कर लिया। इस बीच मैंने बेबी कंसीव कर लिया था। घर में खुशियाँ उमड़ पड़ी, सब खुश थे। उन दिनों मेरी सास ही मेरी खास देखभाल करने लगी थी। मगर ऐन वक्त पर मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और मिसकैरेज हो गया। इस घटना के बाद कृणाल मुझसे कटे कटे से रहने लगे। मेरी सास ने भी मुझे दोषी ठहराया, मगर पापा जी ने मुझे संभाला। बेटा, इस तरह की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, इसकी वजह से स्वयं को टूटने नहीं देना। रास्ते फिर निकलेंगे। वक्त जैसी परिस्थितियां सामने लाता है, उसी के हिसाब से सब मैनेज करना होता है। तुम केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो, बाकी चीज़ें स्वयं सुधर जाएंगी। मुझे पापा जी के शब्दों से ताकत मिली। पापा जी को मेरे प्रति असीम स्नेह की एक वजह यह भी थी कि ना उनकी कोई बहन थी ना बेटी। वे 4 भाई थे, 2 बेटे ही थे, और शायद यही वजह थी कि वे मुझ में अपनी बेटी देखते थे। एक वजह यह भी थी कि कुछ समय पहले जब वे बीमार पड़े तो मैंने जी जान से उनकी देखभाल की थी। तब से वे मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहते। उन्होंने मुझे पीएचडी करने की सलाह दी तो मैं सोच में पड़ गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो मेरी हर संभव सहायता करेंगे। वे स्वयं इंटर कॉलेज में लेक्चरर होकर रिटायर हुए थे। निश्चिंत होकर फिर मैंने फॉर्म भर दिया।
समय यूं ही गुजरता जा रहा था। देवर को बेंगलुरु में नौकरी मिल गई, वह वहाँ चला गया। सासू माँ अपनी कीर्तन मंडलियों में और भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगी, जबकि मेरा ज़्यादा समय पापा जी के साथ बीतता। इधर मेरा रूटीन चेंज होने लगा था। सुबह सुबह मैं पापा जी के साथ जॉगिंग के लिए जाती, दिन में उनकी मदद से प्रोजेक्ट पे काम करती, और शाम को कभी हम बैडमिंटन, कभी चेस तो कभी ताश खेलते। हम दोनों का प्रिय खेल शतरंज, प्रिय पेय ग्रीन टी, प्रिय भोजन कढ़ी चावल, प्रिय टाइम पास किताबें, प्रिय म्यूज़िक गायक मुकेश के गाने थे। कुछ वो मॉडर्न सोच वाले थे और कुछ मैं ओल्ड इज़ गोल्ड। मैं विश्वास रखने वाली, इसलिए हमारी खूब बन रही थी। सासू माँ भले ही हर मामले में पारंपरिक सोच रखती थी, पर पर्दा प्रथा पर उनका एतबार नहीं था। मुझे घर में किसी से पर्दा नहीं कराया जाता। कभी कभी जीन्स पहन लेने पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर मुझे कभी कभी लगता कि सासू माँ और कृणाल के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। मैं दोबारा कंसीव नहीं कर पा रही थी। इस बात को लेकर वे दोनों उखड़े उखड़े रहते। सासू माँ अक्सर मुझे इसके लिए बातें सुनाती। उनकी ज़िद पर मेरी मेडिकल जांच हुई। रिपोर्ट आई तो मेरी ज़िंदगी में हलचल मच गई। मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी। इस खबर ने सबको गम के सागर में डुबो दिया। मैं स्वयं अंदर से टूट रही थी, पर मुझे संभालने के बजाय उल्टा कृणाल मेरा बात बात पर अपमान करना लगा। पापा जी इस बात पर कृणाल से नाराज़ रहने लगे, पर सासू माँ कृणाल का ही पक्ष लेती। इस बीच कृणाल ने यह खबर देकर सबको अचंभित कर दिया कि उसे अपनी कंपनी की तरफ से 2 साल के लिए बेंगलुरु भेजा जा रहा है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वह फैसला सुनाता हुआ बोला, कुसुम तुम मेरे साथ नहीं चल रही, मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम मम्मी पापा की देखभाल करो। मैं चुप रह गई। वैसे भी कृणाल के दिल में अब मुझे अपने लिए खास जगह नहीं दिख रही थी। कृणाल चला गया। मैं अपनी पीएचडी पूरी करने में व्यस्त हो गई। महीनों बीत गए। कृणाल का फ़ोन गाहे बगाहे ही आता और बस संक्षेप में हालचाल पूछ कर रख देता। मैं फ़ोन करती तो कहता कि अभी व्यस्त हूँ या रास्ते में हूँ वगैरह। एक दिन मेरी बेंगलुरु की एक सहेली ने फ़ोन किया और बताया कि कृणाल आजकल किसी दूसरी लड़की के साथ बहुत घूम फिर रहा है। पापा जी ने तो सुना तो तुरंत फ़ोन उठाकर उसे डांट लगाई, पर कृणाल और भी भड़क गया। उधर सासू माँ भी बेटे का पक्ष लेकर भुनभुनाती रहीं। उस रात मैंने पहली बार देखा कि पापा जी रात भर जाग रहे हैं। बार बार दरवाज़ा खोलकर आंगन में टहलने लगते या किचन में जाकर कभी कॉफ़ी बनाते तो कभी पानी लेकर आते। मैं खुद भी जागी हुई थी और मेरे कमरे तक ये सारी आवाज़ें आती रहीं। सुबह उठकर उन्होंने जो फैसला सुनाया वह हतप्रत करने वाला था। पापा जी सासू माँ से कह रहे थे, आशा मैं अपना यह घर बहू के नाम कर रहा हूँ और मेरे और तुम्हारी बात इस पर कृणाल का नहीं बल्कि बहू का अधिकार होगा। यह क्या कह रहे हो, कृणाल हमारा बेटा है, सासू माँ ने प्रतिरोध किया, पर पापा जी अपनी बात पर अड़े रहे। मैंने तुरंत आगे बढ़कर उनसे ऐसा करने को मना किया, मगर पापा जी नहीं माने। वकील बुलाकर सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। मैं समझ रही थी कि पापा जी आने वाले तूफान से लड़ने के लिए मुझे मजबूर बना रहे हैं। सचमुच 2-3 माह बाद ही कृणाल ने मुझे तलाक के कागजात भेज दिए। पहले तो मैं कृणाल के आगे रोई, गिड़गिड़ाई, पर फिर पापा जी के कहने पर मैंने सहमति से तलाक दे दिया। जल्द ही खबर आ गई कि कृणाल ने दूसरी शादी कर ली है। पापा जी ने कृणाल से सारे संबंध काट लिए थे, जबकि मैं बाप बेटे को फिर से मिलाना चाहती थी। पापा जी इस बात के लिए कतई तैयार ना थे। वे मुझे अपनी बेटी मानते थे। इस बात पर सासू माँ ने कई दिन तक बखेड़े किए। वे बीमार भी रहने लगी थी। मैं समझ नहीं पाती थी मैं क्या करूं। मेरे घर में माँ, 2 बहनें और एक छोटा भाई है। घर वालों ने मुझे पापा जी के हिसाब से चलने की सलाह दी थी। उन्हें पापा जी का नज़रिया भी बहुत पसंद था। वैसे भी तलाकशुदा बनकर वापस मायके जाना मेरे लिए आसान नहीं था। ऐसे में पापा जी की बात मानकर मैं इसी घर में रहती रही। सासू माँ ज़्यादा ही बीमार रहने लगी थी। एक दिन तेज़ बुखार में उन्होंने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। अब तक देवर की भी शादी हो चुकी थी। वह बेंगलुरु में ही सेटल हो चुका था। मैं और पापा जी अब बिल्कुल अकेले रह गए। मैंने पीएचडी पूरी कर ली और पापा जी की प्रेरणा से कॉलेज में लेक्चरर भी बन गई। इधर कृणाल से हमारा संपर्क न के बराबर था। कभी होली दिवाली वह फ़ोन करता तो पापा जी औपचारिक बातें करके फ़ोन रख देते। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। कृणाल पापा जी से इस बात का नाराज़ था कि उन्होंने अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी और मेरी वजह से उससे नाता तोड़ दिया।
उधर पापा जी कृणाल से इस वजह से नाराज़ थे कि उनकी बात ना मानते हुए कृणाल ने मुझे तलाक देकर दूसरी शादी की। एक दिन शाम के समय कृणाल का फ़ोन आया। पापा जी ने मुझे फ़ोन थमा दिया। कृणाल भड़क उठा और मुझे जली कटी सुनाने लगा। पापा जी ने फ़ोन स्पीकर पर कर दिया था। हद तो तब हुई जब उत्तेजित कृणाल मेरे और पापा जी के संबंधों पर कीचड़ उछालने लगा। कृणाल कह रहा था, मैं समझ रहा हूँ, पापा जी ने मुझे घर से बेदखल कर तुम्हें क्यों रखा हुआ है? तुम दोनों के बीच क्या चक्कर चल रहा है? इन सब की खबर है मुझे। ससुर के साथ ऐसा रिश्ता रखते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? वह अपना आपा खो चुका था। पापा जी के उस कानों में उसकी ये सब बातें पहुंच रही थीं। उन्होंने मोबाइल बंद करते हुए उसे उठाकर फेंक दिया। मैं भी इस अप्रत्याशित इल्ज़ाम से सदमे में थी और अब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा जी ने मुझे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, ज़माना जो कहे, जितना भी कीचड़ उछाले, मैंने तुझे अपनी बेटी माना है और अंतिम समय तक मैं एक बाप का दायित्व निभाऊंगा। अगले ही दिन उन्होंने मुझे वास्तव में दत्तक पुत्री बनाने की कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। इधर घर का ऊपरी हिस्सा पापा जी ने पेइंग गेस्ट के तौर पर 4 लड़की को दे दिया। हमारे रिश्ते को कानूनी मान्यता मिलने के बाद उन्होंने फाइनल डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी कृणाल को भी भेज दी। अब मैं निश्चिंत होकर पूरे अधिकार के साथ अपने पिता के साथ रहने लगी। उन 4 लड़कियों के साथ मेरा मन लगा रहता और मेरे पीछे वो लड़कियां पापा जी की सहायता करती। वक्त का चक्का अपनी गति से चलता रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था, पर शायद कृणाल की ज़िंदगी के इम्तिहान अभी बाकी थे। कृणाल की बीवी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके 5 साल के बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा। ऐसे में कृणाल को मेरी और पापा जी की याद आई। उसने मुझे फ़ोन किया, प्लीज़ कुसुम, तुम ही इस बिन माँ के बच्चे को संभाल सकती हो। मैं तो पूरे दिन बाहर रहता हूँ, रात को लौटने में भी तो कोई टाइम नहीं है। श्रुति के घर वालों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसकी देखभाल करने को तैयार हो। अब मेरा बच्चा तुम्हारे ही आश्रय है, इसे माँ का प्यार दे दो। तुम्हें ही पापा जी से भी बात करनी होगी। मैंने ऊपरी तौर पे हाँ तो कह दिया, पर अंदर से जानती थी कि पापा जी कभी तैयार नहीं होंगे। मेरे अंदर की औरत उस बच्चे को स्वीकार करने को व्यग्र थी। सो मैंने पापा जी से इस संदर्भ में बात की। वे भड़क उठे, नहीं, ये मुमकिन नहीं, उसे अपने किए की सज़ा पाने दो। मैं मानती हूँ पापा जी कि कृणाल ने हमारे साथ गलत किया, उसने आपका दिल दुखाया है, पर पापा जी, उस नन्हे से बच्चे का क्या कसूर? उसे किस बात की सज़ा मिले? पापा जी के पास मेरी इस सब बात का कोई जवाब नहीं था। मैंने भीगी पलकों से आगे कहा, पापा जी, मुझे ज़िंदगी ने बच्चा नहीं दिया, पर क्या कृणाल के इस बच्चे को अस्वीकार कर मैं आने वाली खुशियों के दरवाजे पर ताला नहीं लगा रही? ठीक है बेटी, पापा जी का गंभीर स्वर उभरा, तुम उस बच्चे को रखना चाहती हो तो रख लो। ज़िंदगी तेरी गोद में खुशियाँ डालना चाहती है तो मैं कतई नहीं रोकूंगा। वैसे भी वह मेरा पोता है, उसका हक है इस घर पर। मगर याद रखना, कृणाल ने मुझ पर और मेरे घर पर अपना हक खो दिया है। मैंने ये बात कृणाल से कही तो वह खामोश हो गया। मैं समझ रही थी किसी भी बाप के लिए अपना बच्चा किसी और को सौंप देना आसान नहीं था। कृणाल ऐसे मोड़ पर था जहाँ वह अपने पिता को तो खो ही चुका था, अब बच्चे को भी पूर्व पत्नी के हाथ सौंप कर क्या वो बिल्कुल अकेला नहीं हो जाएगा? मैं कृणाल की मनोदशा समझ रही थी। 2-3 दिन बीत गए। फ़ोन कर कृणाल से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उस दिन इतवार था, मैं घर पर थी और पापा जी के लिए दलिया बना रही थी। पापा जी कमरे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो चौंक पड़ी। सामने कृणाल खड़ा था, 5 साल के प्यारे बच्चे के साथ। कुसुम, यह है मेरा बेटा नील। आज से मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। तुम ही इसकी माँ हो और तुम्हें ही इसका ख्याल रखना होगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पापा जी ने कहना, पापा जी से कहना कि कृणाल माफ़ी के लायक तो नहीं, फिर भी मांग रहा था। यह कहते हुए उसने नील का हाथ मेरे हाथों में थमाया और तेज़ी से बाहर निकल गया। मैं नील को लिए अंदर पहुंची तो पापा जी को सामने खड़ा पाया। वे भीगी पलकों से एकटक नील की तरफ ही देख रहे थे। उन्होंने बढ़कर नील को गले लगा लिया। मैं सोच रही थी काश पापा जी की इन आंसुओं के साथ कृणाल के प्रति उनकी नाराज़गी भी धुल जाए और काश नील बाप बेटे के बीच सेतु का काम करे। काश हमारी बिखरी खुशियाँ फिर से हमें मिल जाएं। यही कहानी थी, एक अनोखा रिश्ता। कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से लोग तो चैनल को लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन शायद उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ। चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।